वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल GS विद वैभव चंद्रा। आज हम आप लोगों को परिवार नियोजन और जनसंख्या विस्फोट के विषय में बताएंगे। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जो कि सामाजिक विज्ञान और साइंस जीव विज्ञान दोनों में प्रश्न आते हैं। और ख़ास बात यह है कि आपको परिवार नियोजन के विषय में नॉलेज होना और जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है? ब्लास्ट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट। तो किसी भी देश की जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि करना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। किसी देश की जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि करना, किसी भी देश की जनसंख्या का तीव्र गति से वृद्धि करना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जन्म दर बहुत ज़्यादा होता है, जन्म दर ज़्यादा होता है तथा मृत्यु दर कम होता है। जन्म दर ज़्यादा होने से यानी अधिक होने से वहाँ की उस देश की जनसंख्या में लगातार प्रतिवर्ष ग्रोथ होता रहता है। और मृत्यु दर कम होने से मृत्यु दर कम रहता है, जिससे उस देश की जनसंख्या प्रतिवर्ष करोड़ों बढ़ती हैं, करोड़ों लाखों करोड़ों उस देश की जनसंख्या बढ़ती है, जिसे को हम लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट होने का कारण क्या है हम लोग जानेंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? पहला होता है कि जागरूकता की कमी, जागरूकता की कमी। सेकेंड, अशिक्षा। थर्ड, रूढ़िवाद, रूढ़िवादी या रूढ़िवाद। फोर्थ, सेक्स एजुकेशन की कमी, सेक्स एजुकेशन की कमी। तो ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है और इसमें मुख्य रूप से दे सकते हैं। पांचवा, जन्म दर अधिक होना। और छठवां देंगे मृत्यु दर की कमी होना। ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है। जागरूकता की कमी, अब इसके विषय में जानेंगे जागरूकता की कमी क्या है। तो मेरे प्रिय छात्रों, जागरूकता मतलब अवेयरनेस। तो इसके विषय में किसी भी दंपत्ति को नॉलेज, सेक्स के विषय में नॉलेज नहीं होता है। उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि किस स्थिति में किस महिला के साथ संभोग करना चाहिए। तो उनके पास सेक्स की कमी होती है, सेक्स एजुकेशन की कमी होती है। तो उनके पास क्या है कि जागरूकता की कमी है। दूसरा क्या होता है? अशिक्षा। उनके पास शिक्षा नहीं है और शिक्षा न होने से वो व्यक्ति या पति पत्नी जो है दिन प्रतिदिन अपने मनोरंजन में लगे रहते हैं और बच्चे उत्पन्न करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आने वाले भविष्य के विषय में उनको नॉलेज नहीं होता है कि यदि जनसंख्या बढ़ जाती है, परिवार की जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा। और नेक्स्ट है रूढ़िवादी। जैसे भारत जैसे देशों में ऐसी रूढ़िवादिता होती है कि जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होगा तब तक माँ और पिता को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है।
अब किसी दंपत्ति को 3-4 मान सकते हैं कि 3-4 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं हैं, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए बच्चे को जन्म देते रहते हैं जब तक कि उनको पुत्र प्राप्त नहीं होता है। तो ये रूढ़िवादिता है। सेक्स एजुकेशन की कमी होती है। सेक्स एजुकेशन मतलब कि कब उन्हें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, इस विषय में उन्हें कमी होती है। तो इसके विषय में मैं आज डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। जन्म दर अधिक होना, प्रतिवर्ष जन्म दर अधिक होता जाता है और उनकी अपेक्षा मृत्यु दर कम है। और इसमें जोड़ सकते हैं बाल विवाह। बाल विवाह बाल विवाह की समस्याएं वर्तमान समय में बहुत देखी जा रही है कि कम समय में ही बच्चियों का और बच्चों का शादी कर दिया जाता है। जैसे बाल विवाह जो 18 वर्ष से कम होते हैं, 18 वर्ष के कम उम्र में ही बालक और बालिकाओं का विवाह कर देना ही बाल विवाह कहलाता है। सरकार इसको रोकने के लिए समय समय पर नियम और कानून लाए हैं। तो ये है मेरे प्रिय दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के कारण। और जनसंख्या विस्फोट नियंत्रित करने के उपाय देखेंगे। जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है उसके विषय में हम लोग देखें। अब हम लोग जनसंख्या विस्फोट कंट्रोल करने के उपाय, जनसंख्या विस्फोट रोकने के उपाय, कौन कौन से उपाय अपनाएंगे कि जनसंख्या विस्फोट को कम किया जा सकता है। तो निम्न कारण बता सकते हैं कि निम्न कारण होते हैं। पहला, शिक्षा को बढ़ाकर। जैसे जैसे वर्तमान समय में शिक्षा बढ़ रही है, बाल विवाह की समस्या कम होती जा रही है, लोगों में सेक्स एजुकेशन बढ़ता जा रहा है और परिवार नियोजन को कंट्रोल कर रहे हैं। अपने परिवार की जो संख्या है उनमें एक पुत्र और एक पुत्री, यानी हम दो हमारे दो के नारे जैसे चल रहे हैं। तो इन सब कारणों से हम जनसंख्या विस्फोट को कम कर सकते हैं। सेकेंड है सेक्स एजुकेशन बढ़ाकर। सेक्स एजुकेशन बढ़ाकर सेक्स एजुकेशन में बच्चों को या शिक्षित, जैसे सेक्स एजुकेशन क्लास चलाया जाएगा जिनमें सभी को जागरूक किया जाएगा कि महिलाओं में किस समय उनके साथ संभोग किया जाना चाहिए और किस समय उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और किन किन परिवार नियोजन के जो उपाय हैं उन उपायों को हम आज बताएंगे, जो है सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है बाल विवाह को रोककर, बाल विवाह को प्रतिषेध यानी प्रतिबंध किया गया है। तो बाल विवाह को रोकेंगे तो बच्चों में जैसे होता है कि कम उम्र में शादी हो जाता है, तो कम उम्र में शादी होने से अब उनके अंदर जो है शिक्षा की कमी होती है। अब शिक्षा कमी होती है तो जैसे कम उम्र में उनका विवाह हो जाता है, 12-13 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है बालक या बालिकाओं का। तो आपको पता होना चाहिए कि पता होता है सभी को कि 12 से 13 वर्ष में महिलाओं में या लड़कियों में मेनार्की प्रारंभ हो जाती है, यानी रजोधर्म की प्रक्रिया प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है और लड़कों में 12 से 15 वर्ष की अवस्था में स्पर्म बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यदि इनके अंदर सेक्स का एजुकेशन नहीं है तो इनका बाल विवाह में ही शादी विवाह कर दिया जाता है। फिर लड़कियां जो है 17-18 वर्ष की या 15 वर्ष की अवस्था में ही गर्भधारण कर लेती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी होता है कि कम उम्र में ही लड़कियों का गर्भधारण करना ही टीनेज प्रेगनेंसी कहलाता है। बाल विवाह की एक समस्या दिखी जा रही है, तो भारत सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है
स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाकर, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाकर। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाकर हम लोग जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। शिक्षा, सेक्स एजुकेशन, बाल विवाह, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाकर जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। आइए अब देखेंगे परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इस पर हम चर्चा किए हैं। जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश की जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। किसी भी देश में जनसंख्या विस्फोट बढ़ने के निम्न कारण होते हैं। पहला कारण होता है शिक्षा। शिक्षा मेन होती है। यदि किसी भी देश की शिक्षा सुधर जाती है तो उस देश की कहते हैं स्थिति सुधरने लगती है। यदि शिक्षा को रोका जाता है तो इसके साथ जिस प्रकार से बीमारियां ग्रसित होती है उसी प्रकार से समाज में रूढ़िवादिताओं का जन्म होता है। आइए अब हम बात करते हैं परिवार नियोजन क्या है। आइए परिवार नियोजन के विषय में हम लोग बात करेंगे। परिवार नियोजन इंग्लिश कहते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग क्या है? तो प्रत्येक परिवार का अपनी जनसंख्या पर या जनसंख्या परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर नियंत्रण लगाना परिवार नियोजन कहलाता है। इसका एक नारा है परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो का मतलब ये होता है कि जो भी दंपत्ति है उनके एक पुत्र और एक पुत्री, यानी हम दो दंपत्ति यानी पति पत्नी और उनके दो बच्चे, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। तो ऐसी नारा चलाई जा रही है फैमिली प्लानिंग के तहत, परिवार नियोजन के तहत। तो परिवार नियोजन को किस प्रकार से हम लोग नियंत्रित करते हैं? परिवार नियोजन के यदि परिवार नियोजित होता है तो देश की जनसंख्या कंट्रोल रहती है। तो परिवार नियोजन के कौन कौन से कारण हैं? किसी भी परिवार को परिवार को प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाना, हम दो हमारे दो के नारे के साथ ये चलता है। तो दंपत्ति को सिर्फ दो बच्चे, चाहे पुत्र पुत्री या एक पुत्र और पुत्री, दो ही बच्चे होने चाहिए, हम दो हमारे दो के नारे के साथ। परिवार नियोजन के क्या कारण है? कारण में लिखेंगे परिवार नियोजन के कारण। परिवार नियोजन के कारण, पहला कारण लिखेंगे, दो कारण होते हैं। दो कारणों से हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं, स्थायी कारण और अस्थायी कारण। स्थायी कारण और दूसरा अस्थायी कारण। स्थायी कारण क्या होते हैं? परिवार को ऐसे, अब किसी का शादी होता है, दंपत्ति शादी विवाह हो जाता है और सभी चाहते कि सेक्स और बच्चे उत्पन्न करना, जिनका भी शादी हो जाता है वो सभी लोग सेक्स और बच्चे उत्पन्न करने में लगे रहते हैं। यदि इनके पास सेक्स का एजुकेशन नहीं है, यदि फैमिली प्लानिंग का विचार इनके मस्तिष्क में नहीं है, तो ये अपने परिवार में बच्चों की संख्या को बढ़ाते रहते हैं। दो से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6 ऐसे बच्चे उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे इनके परिवार के ऊपर बोझ पड़ता है, भारी पड़ जाती है, परिवार पर बोझ होता है, खर्च ज़्यादा हो सकता है। खर्च ज़्यादा होने से परिवार की जो स्थिति है वो कमज़ोर होती चली जाती है। तो इनके पास यदि नॉलेज नहीं है तो ये बच्चों को उत्पन्न करते रहते हैं। यदि परिवार नियोजन के विषय में इनके पास नॉलेज है
यदि जागरूकता है तो अपने परिवार की जनसंख्या को नियंत्रित रखते हैं। किस प्रकार से रखते हैं? दो कारण है, एक स्थायी कारण होते हैं और अस्थायी कारण होते हैं। स्थायी कारण में हम लोग पढ़ते हैं नसबंदी, नलबंदी, ये दो स्थायी कारण होते हैं, नसबंदी और नलबंदी। नसबंदी यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं वेसेक्टॉमी, और इसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। यह पुरुषों में होता है, नर में होता है, और यह नलबंदी मादा में होता है। नसबंदी क्या होता है यानी वेसेक्टॉमी क्या होता है? इस नसबंदी प्रक्रिया में पुरुष के शुक्रवाहिका नलिका को काट कर बांध दी जाती है। शुक्रवाहिका यानी एपिडिडाइमिस ट्यूब जो होती है वेन को, नस को काट कर बांध दी जाती है, जिस क्रिया को हम लोग कहते हैं नसबंदी यानी वेसेक्टॉमी। दूसरा क्या होता है? नलबंदी या ट्यूबेक्टॉमी। यह महिलाओं में होता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में गाँव में कहते हैं कि महिला ऑपरेशन करा के आई है। तो ऑपरेशन कराने का मतलब कि वो बच्चेदानी का ऑपरेशन कराई है। नलबंदी यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है? ट्यूबेक्टॉमी प्रक्रिया में जो महिलाओं के गर्भाशय में अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने की जो नली होती है, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने की जो नली होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नलिका। तो डिंब वाहिनी नलिका को काट कर बांध दिया जाता है। डिंब वाहिनी नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नलबंदी या ट्यूबेक्टॉमी, जो कि महिलाओं में होता है। ये परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। अब दूसरा होता है अस्थायी कारण। क्या है अस्थायी कारण में? जो कि निम्न कारण होते हैं अस्थायी कारण में। मार्केट में आजकल चलता है प्रेजेंट टाइम में आईपील, जो कि गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, आईपील, कंडोम, कॉपर टी और अन्य प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां, ये अस्थायी कारण है। आईपील यानी गर्भ निरोधक गोली ही है। फिर कंडोम, कॉपर टी, महिलाओं में भी कंडोम आती है, पुरुषों में भी कंडोम आते हैं। कॉपर टी यह महिलाओं की जो यूटेरस की द्वार होती है, उस यूटेरस की दीवार पर कॉपर के टी आकार की आकृति लगा दी जाती है, जिससे स्पर्म जो है वह यूटेरस में नहीं प्रवेश कर पाता है और जो एग होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो कॉपर टी और अन्य प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में चल रही हैं, जो कि परिवार नियोजन की अस्थायी कारण है। ये होता है परिवार नियोजन, यानी परिवार को कम सदस्य होने चाहिए। जो भी दंपत्ति के पास 2 पुत्र यानी 2 बच्चे, हमारे 2 किनारे के साथ परिवार नियोजन चलता है। परिवार की सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार के सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन के 2 कारण होते हैं, 2 उपाय हैं। परिवार नियोजन कारण या उपाय 2 उपाय हैं। यहाँ उपाय लिखेंगे परिवार नियोजन के कौन से उपाय हैं। तो 2 उपाय हैं, अस्थायी कारण है और अस्थायी उपाय। अस्थायी उपाय और अस्थायी उपाय। अब हम आपको बताएंगे कि महिला कब गर्भधारण करती है, गर्भधारण करने की क्या प्रोसेस है, हम इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं में गर्भधारण कब करती हैं। महिलाएं गर्भधारण
महिलाओं में गर्भधारण कब करती हैं? तो महिलाओं में जो रजनोधर्म है, जब उनमें अंडाणु बनना प्रारंभ होता है, तो इनकी एज जो है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में महिलाओं में अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम लोग रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म यानी मेनार्की, इंग्लिश में से मेनार्की कहते हैं। मेनार्की के प्रोसेस जो थे 12 से 13 वर्ष की अवस्थाओं में महिलाओं में प्रारंभ हो जाता है। यानी यह वह प्रक्रिया है जब महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है। और एक महिला अपने 45 से 50 उम्र की अवस्था तक अंडाणु का निर्माण करती है। कितने वर्ष तक? तो 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक अंडाणु बनता है। महिलाओं में अंडाणु जो है 45 से 50 वर्ष तक, जब तक ये अंडाणु बनता है तभी तक कोई महिला माँ बन सकती है। इसके बाद माँ नहीं बन सकती है। यानी हम कह सकते हैं महिलाओं में माँ बनने की उम्र जो है निश्चित है, या तो वो 45 से 50 उम्र की अवस्था तक माँ बन सकती है। इसके बाद जैसे ही उनका रजोधर्म आना बंद हो जाता है, यानी EMC पीरियड बंद हो जाता है, तो उसके बाद वो माँ नहीं बन सकती हैं। तो 45 से 50 अवस्था में जब अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं रजोवृत्ति कहते हैं। रजोवृत्ति इंग्लिश में इसको कहते हैं मेनापॉज। इंग्लिश में मेनापॉज कहते हैं रजोवृत्ति। यानी 45-50 अवस्था में महिलाओं में जो अंडाणु का निर्माण है वो बंद हो जाता है, यानी EMC पीरियड आना बंद हो जाता है। इसी को, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रजोवृत्ति। और पुरुषों में क्या होता है? नर में 12 से 15 वर्ष की अवस्था में स्पर्म का बनना प्रारंभ हो जाता है। 12 से 15 वर्ष की अवस्था में स्पर्म का बनना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस से अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये हार्मोन्स है, इसमें तो भी प्रोजेस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स सक्रिय जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है, जो कि रजोधर्म यानी EMC पीरियड को कंट्रोल करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन्स EMC पीरियड को कंट्रोल करता है, जिनमें महिलाओं में 28 दिन का EMC पीरियड होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 1 से 28 दिन। 128 दिन के लिए होता है। पुरुषों में स्पर्म 12 से 15 वर्ष की बनता है, और जब एक बार बनना प्रारंभ हो जाता है तो पुरुषों में स्पर्म जो है आजीवन बनता रहता है। पुरुषों में स्पर्म आजीवन मतलब कि उम्र भर बनता है। उम्र भर, इसकी कोई उम्र नहीं है। एक पुरुष आजीवन पिता बन सकता है, चाहे वो 90, 100, 150, जब तक वो जीवित रहता है। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक 22-15 वर्ष की अवस्था में जब उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होने लगता है, उसके बाद एक पुरुष आजीवन पिता बन सकता है। आइए अब हम समझते हैं कि महिलाएं कब गर्भ धारण करती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें EMC पीरियड को समझना पड़ेगा। EMC पीरियड में क्या होता है? जब महिलाओं में EMC मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 दिन का होता है, यानी 4 दिन तक, 2 से 4 दिन तक इनमें महिलाओं में ब्लड रिलीज होता है, रक्त रिलीज होता है, उत्सर्जित होता है, रक्त का बहाव होता है। महिलाओं में 2 से 4 दिन तक रक्त का बहाव होता है।
इस क्रिया में क्या होता है, जब रक्त का बहाव होता है तो अंडाणु जो कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ है वह उसमें मैच्योर होता है और मैच्योर होकर वह जाकर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतज़ार करता है। और यदि इंतज़ार करने पर 12 से 16 दिन के बाद इंतज़ार करता है, यदि इंतज़ार के दौरान स्पर्म नहीं आता है तो वह पुनः यूटेरस या योनि के द्वारा रक्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। इसी क्रिया को हम लोग एएमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 से 16 दिन के बाद 12 से 16 दिन के बाद यदि 12 और 16वें दिन के बीच में यह अंडाणु सक्रिय रहता है और यदि 12 से 16 दिन के बीच यदि स्पर्म अंडाणु के साथ फर्टिलाइज होता है, इसी 12 से 16 दिन के बीच 12 से 16 दिन के बीच यदि एग अंडाणु स्पर्म के साथ मिलता है तो यह एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है, यानी निषेचित हो जाता है। यह एग जो है निषेचित हो जाता है, निषेचित यानी फर्टिलाइज हो जाता है। जब फर्टिलाइज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाएगा तो वह गर्भाशय में कुछ समय बाद गर्भाशय में चला जाता है। जब फर्टिलाइज हो जाता है उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। जब यह भ्रूण गर्भाशय में रहकर 9 महीने तक, महिलाओं में 9 महीने तक, लगभग में 270 दिनों तक, 260 270, लगभग में मैक्सिमम 270 या 280 दिन तक वो भी हो सकते हैं। जब तक बच्चा भ्रूण में है, गर्भाशय में है, तो उस बच्चे को हम लोग भ्रूण कहते हैं। जब कोई बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसी को हम लोग भ्रूण कहते हैं। जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, बच्चा का जन्म हो जाता है तो उसे हम शिशु कहते हैं। अंड कब फर्टिलाइज होता है? रक्तस्राव के 12 से 16वें दिन बाद, 12 और 16वें दिन के मध्य में यह अंडाणु सक्रिय होता है। क्यों? यह मैच्योर अंडाणु होता है। जैसे ही स्पर्म इसके साथ निषेचित होता है तो उसे हम निषेचन कहते हैं। यदि ये 12 से 16 दिन के बाद मध्य में निषेचित नहीं होता है तो इसके बाद अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय में आता है, यूटेरस में आता है और रक्त के माध्यम से शरीर से 24 दिन के बाद जो है ब्लड का रिलीज करने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोस्तों मैं आपको समझाया हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।